नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, मैं आज आपको लेके चलूंगा छत्तीसगढ़। आज की कहानी छत्तीसगढ़ की है। ये कहानी जो हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है अभय। अभय का शादी को लगभग 1.5 साल बीत चुका था, लेकिन अभय जो है ना, अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेकर के महीना 1.5 महीना में आते जाते रहते थे। और उस रात भी शाम के टाइम, शनिवार का वो दिन था जब अभय की अब संडे की छुट्टी होती थी। और शनिवार को ही लोग प्रोग्राम बनाते थे कि शनिवार को हम निकल पड़ेंगे। और उनका जो शहर से ससुराल था ना, 3-3.5 घंटे के सफ़र पर था। और शनिवार उनके लिए बहुत अच्छा दिन होता था, क्योंकि अगले दिन उनको पूरा ससुराल में रहने का आनंद आता था। और फिर मंडे का सुबह जल्दी निकल लेते थे। ऐसा ही वो लोग करते थे। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे नए चैनल पर यानी राज की कहानियां पर नहीं आए हैं, तो जल्दी से उस चैनल को भी आप विजिट कीजिए। इसी वीडियो का अब डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप मेरे नए चैनल पर आ जाएंगे। तो बढ़ें अब कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अभय है। मेरे घर में पहले बता दूं कि मैं और मेरे पापा, हम लोग नास्तिक थे। नास्तिक क्या, पूजा पाठ कभी करते नहीं थे, ना कभी मंदिर जाते थे। हाँ, मेरी जो माँ थी, मेरी दादी, वो लोग इस काम को बखूबी करते थे। और मेरी माँ तो मेरे पिताजी को हमेशा कहती थी कि कभी पूजा पाठ तो कर लिया करो, भगवान का नाम तो ले लिया करो। लेकिन मेरे पापा बस मुस्कुराते रहते थे और कहते थे कि तू कर रही हो ना, तो करते रहो। तुमने कर लिया, हमने भी कर लिया, बात बराबर। वो टाल जाते थे। मैंने कभी उनको मंदिर और भगवान का नाम लेते तो सुना ही नहीं था। और उसी का छाया मेरे पर शायद पड़ चुका था। मैं भी भगवान के द्वार पर कभी गया नहीं। हाँ, बचपन में माँ मुझे जरूर ले जाती थी, और वो भी मिठाई के लालच में, प्रसाद के लालच में मैं जाता था। आज जब मैं बड़ा हो चुका, नौकरी में लग चुका था, और इसके बाद सही मानो तो मेरे पास वक्त की बहुत कमी थी। हाँ, मैं इन चीज़ों में पढ़ता भी नहीं था। माँ कहती रहती कि बेटा चल भगवान के दर्शन करके आते। तो मैं माँ को कहता कि आप चले जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। तो मैं एक तरह से नास्तिक भी नहीं था, लेकिन नास्तिक बना हुआ था, क्योंकि मैं मंदिर में जाता ही नहीं था, ना भगवान को याद करता था, और ना ही मैं बता दूं कि मैं भूत प्रेत को मानता था। मेरी नज़र में सब ऐसे ही अंधविश्वास था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। भूत प्रेत के अस्तित्व को तो मैं नकार देता था। मैं जो किस्से कहानियाँ सुनता था तो मुझे बड़ा हंसी आती थी कि कैसे कैसे लोग मनगढ़ंत कहानियाँ बना देते हैं। हाँ, उन कहानियों का आनंद मैं जरूर लेता था। बड़े ही रोमांचक कहानियाँ होती थी, लेकिन एक कहानी की तरह मैं अनुभव करता था। मैं कभी उस कहानी को अपने मन में बिठाया नहीं, ना उसके बारे में सोचा भी। खैर, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता, भगवान के द्वार पर नहीं जाता था। जब मेरी शादी हो गई ना, तो मेरी पत्नी भी वही निकली, माँ की तरह। जैसे मेरी माँ थी, अब वो सुबह नहा धो करके मंदिर में पूजा करना, घंटों मंदिर में लगाना, अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था। और वो कभी मुझसे नहीं कहा कि आप मंदिर क्यों नहीं चल रहे हो, पूजा पाठ क्यों नहीं कर रहे हो। शायद माँ ने मुझे उसके मेरे बारे में शायद उसको बता दिया था, और तभी वो मेरे से एक बार भी इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया था। खैर, हम ससुराल तो जाते रहते थे। मेरा जो शहर में घर था ना, अब वहाँ से मेरा जो ससुराल था 3-3.5 घंटे की सफ़र पर था। और हम जो दिन चुनाव करते थे न जाने के लिए, शनिवार को, लेकिन परिवार से आज्ञा लेकर के मैं अपनी माँ से, जब तक माँ मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं देती
तब तक मैं जाता नहीं था। अब मैं रुक जाता ना तो मेरी पत्नी मेरे माँ के पास जाती थी। अब किसी न किसी तरह से मना ही लेती थी। अब फिर मेरी माँ मुझे आदेश देती थी कि जा बेटा घुमा लिया, इसका भी दिल बहल जाएगा। और मैं फिर माँ का आदेश का पालन ही करता था। वैसे तो मैं ना जाने कितनी बार ससुराल जा चुका था, मुझे गिनती भी सही ढंग से याद नहीं है। हो सकता है 7-8 बार तो मैं जरूर गया था उन 1.5 साल के बीच में। 1.5 साल का ही मेरे शादी का वक्त हुआ था। अब मैं ससुराल जब भी जाता था ना तो 2 रास्ते थे। मेरी सासू माँ मेरे ससुर बताया करते थे कि बेटा जब मेन रोड से उतरो ना गांव के साइड में, तो जो दो रास्ता है ना, तो हमेशा दाहिने वाला रास्ता लिया करना। वो रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है लेकिन रास्ता सुरक्षित है रात के वक्त के लिए। दिन के लिए कोई टोक नहीं था। दिन में तो जहां से मर्जी आओ जाओ। मैं अपने सासू माँ से और ससुर से पूछता भी था कि ऐसा क्या है रास्ते में आप मना करती हो। हम तो 2 बार उस रास्ते से आए भी हैं, हमें तो ऐसा कुछ खतरा नजर नहीं आया। तब हमारे ससुर कहने लगे कि बेटा मैं सुना हूँ उस रास्ते में मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम डर जाओगे। मैं अपने मन में हंसने लगा कि मैं भूत प्रेत को तो यकीन करता नहीं, तो इसमें डरने वाली बात ही नहीं है। मेरा ससुर जब बताते थे ना कि उस रोड पर जब रात का 10 बज जाता है ना तो कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रकट हो जाती है। और फिर उन शक्तियों को अब कोई सामने इंसान दिख जाए ना तो समझ लो कि उसकी रात काली हो गई। अगर वो जिंदा बचा तो, अगर नहीं बचा तो एक्सीडेंट कहीं पर, अब सुबह के टाइम में दिखता था कि इस जगह पर एक्सीडेंट हो गया है। स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, जो भी हो, अब ऐसे ही नजर आता था कि हाँ या तो बंदा दारू पिए हुए था या फिर नींद में आ गया होगा। कोई ना कोई ऐसा चीज अब वहां पर, जैसे पेड़ से गाड़ी टकरा गई हो, खड्डे में गाड़ी गिर गई हो, ऐसा ही होता था। और लोग बाग जो अनजान थे वो तो जानते थे कि अरे एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन जो गांव के लोग थे ना, उनका कहना कि एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ पर ऐसी शक्तियाँ एक्टिव रहती हैं और वो रात में खेल खेलती हैं। लेकिन वो हर दिन ऐसा नहीं होता था। गांव वाले बताते थे कि महीना 2 महीना में 1 आध बार ऐसा ये होता था। अब कौन सा दिन का होता है ये पूरी तरह से जानते नहीं थे। खैर ये तो उस रोड का इतिहास था जिस रोड पर मेरा ससुराल था और सबसे शॉर्टकट रास्ता था। उस रात भी जब हम निकले ना तो शनिवार का शाम था। मैं तो जाना नहीं चाहता था क्योंकि ऑफिस में काम इतना पड़ा हुआ था और शरीर थका हुआ था। मैं मना कर दिया था अपनी पत्नी से, लेकिन मेरी पत्नी तो तैयार बैठी हुई थी। मैं एकदम मना कर दिया ना तो पत्नी मायूस हो गई। अब फिर मेरी माँ के पास पहुंच गई। वो ऐसा ही करती थी। माँ के जाकर के ना जाने कौन सी पट्टी बढ़ाई कि माँ बोलने लगी, जाना बहुरिया कब से तैयार बैठी हुई है, जा इसको घुमा के आ। कल संडे ही है ना, पूरा दिन वहीं ससुराल में घुमा लेना और मंडे को सुबह सुबह आ जाना, तेरा काम का नुकसान भी नहीं होगा। ऐसा ही तो मैं करता था। आखिर माँ के आदेश को मैं तो पालन करता ही था। अब फिर अपनी वाइफ के साथ अब निकल चुका था। जिस टाइम पर हम निकला करते थे कि हम 10 साढ़े 10 तक पहुंच जाया करेंगे, और वैसे ही हमने अपना टाइम सेट कर लिया था। चल पड़े। हम उसी रोड से निकलते थे जो सासू माँ ने मुझे बताया था। वो थोड़ा लंबा रास्ता था, हाँ, लेकिन कहती थी कि ये रास्ता सुरक्षित है क्योंकि मेरी पत्नी डर जाती थी। मैं जब शॉर्टकट रास्ते से निकलता था ना, 2 बार निकला था, तो मेरी पत्नी घबरा गई थी। हाँ, तब ये शिकायत मेरी सासू माँ से किया था। सासू माँ मुझ पर नाराज हो गई थी कि बेटा जिंदगी के साथ रिस्क मत लिया करो, जिंदगी अनमोल है। अब मैं जो कहती हूँ ना वैसे ही चला करो। इस गांव के बारे में, इस रोड के बारे में ज़्यादा आपको जानकारी नहीं है। ये शहर नहीं है, गांव खेड़ा है। खैर अब सासू माँ का आदेश मिला तो मैं वही लंबे वाले रास्ते से, जो मेन रोड से कटता था, दाएं वाले रास्ते पर
निकलता था। जब मैं उस रात पहुंचा ना तो 10:30 बज रहा था। अब मम्मी का फोन मेरे पास में एक बार आ चुका था कि बेटा कहाँ पर हो। मैंने बोला कि माँ सब खैरियत तो है ना। और तब मम्मी कहने लगी तेरे पापा का थोड़ा तबीयत बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन तू चिंता मत कर, मेरे पास दवाई है और मैं संभाल लूँगी, जा अपने ससुराल निकल जा। लेकिन मेरा थोड़ा मन मायूस हो गया था। पिताजी की जो अब ऐसी जानकारी मिली। अब मैं पहुंच तो गया ससुराल। आज जैसे ही हम लोग घर में चाय नाश्ता कर रहे थे एक तरह से, तो तभी फोन आ गया। माँ का ही फोन था। कह रही थी बेटा ससुराल पहुंच गया क्या। मैंने बोला हाँ माँ पहुंच गया हूँ। बेटा तेरे को बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पापा को अब लग रहा है कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चलना पड़ेगा। तो क्या कहता है, पापा की तबीयत थोड़ा बिगड़ चुकी है। मैं जब सुना ना तो मुझे अब एक तरह से अच्छा नहीं लगा उस जगह पर आना। मैं कहने लगा कि माँ अब तुम देरी मत करो, टैक्सी बुला लो और तुम लेकर के पापा के निकलो। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। मैं अपनी पत्नी को बोला कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम निकल रहे हैं। माँ डांटने लगी मुझे, अरे अपनी पत्नी को छोड़ दे वहाँ पर, अब वो गई है तो 1-2 दिन उसको वहीं पर छोड़ दे, तू आ जा वापस। अब मैं फलाने हॉस्पिटल में लेके चल रही हूँ तेरे पापा को, तू उसी हॉस्पिटल में आ जाना। अब उसी हॉस्पिटल में मेरे पापा का इलाज भी होता था, डॉक्टर सब जानते थे पहचानते थे। तो एक तरह से माँ जो भी अगर पिताजी को तबीयत खराब होती थी तो उसी हॉस्पिटल में पहुँचती थी। हाँ वो शायद अब पापा को लेकर के निकलने वाली थी। इधर मैं बेचैन था कि मैं जल्द से जल्द अपना घर पहुंचूं। अब पत्नी तो आने को तैयार थी कि नहीं मैं चल रही हूं, लेकिन मेरे सासू माँ ने कहा कि नहीं बेटा अब आ गई है तो 2 दिन इसको रुकने दो, अब फिर जिस दिन तुम्हारा छुट्टी होगा ना तो आ जाना, हम थोड़ी मना कर रहे हैं ले जाने के लिए। अब मेरे पास में कोई दूसरा चारा भी नहीं था। माँ ने भी मुझे डांट दिया था कि रहने दे बहुरिया को वहीं पर, 1-2 दिन थोड़ा घूम फिर लेगी, मन बहलाव हो जाएगा। मैं अब निकलने लगा था, मैं बिल्कुल तैयार था और मेरा जो दिमाग था ना उस टाइम में सिर्फ पिताजी के ऊपर लगा हुआ था। मैं निकला तो उसी लंबी वाले रास्ते से जाने के लिए, लेकिन मैं उस रास्ते पर जा नहीं पाया। दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था पिताजी के बारे में, उलझुल जुल ख्याल, और उसी ख्याल में भटक गया था। मैं वो शॉर्टकट वाला रास्ता ले लिया था, मुझे ध्यान भी नहीं था। और वो जो रास्ता था ना पूरा 5 किलोमीटर का था शॉर्टकट वाला, और जो लंबा रास्ता था ना वो उससे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ज़्यादा था। बस इतना ही फर्क था दोनों में, ज़्यादा विशेष फर्क नहीं था। अब उस रोड पर निकला ना तो आधी रात के आसपास का अब वक्त हो रहा था। अब मैं तेजी से अपना कार दौड़ाते हुए, कार भी बता दूं ज़्यादा पुरानी मेरी कार नहीं थी, मुश्किल से शादी के टाइम ही हमने कार को निकलवाया था, मतलब 1.5 साल से 1 आध महीना आगे हो जाएगा इतना ही हुआ था। कार का मैं वक्त पर सर्विस कराता था, सब कुछ मेंटेनेंस रखता था, कार में मेरा कोई दिक्कत भी नहीं थी। जब हम उस रोड पर चलने लगे ना करीब 4-4.5 किलोमीटर मैंने सफ़र तय कर लिया था और अचानक मेरी कार झटका देने लगी। अब झटका ऐसे देने लगी कि मुझे रोकना ही पड़ा कि चक्कर क्या है, क्या हो गया कार में। मैं जब अब कार को रोक दिया, अब बोनट खोल करके कार को देखने लगा कि कोई बैटरी का तार, कुछ और कोई सिस्टम, जितना मुझे जानकारी है सब अपनी जगह तो सही नहीं है, सही है ना। लेकिन जब मोबाइल की रोशनी से सब कुछ देख लिया कि हाँ बिल्कुल सही है। अब फिर मैं जब कार स्टार्ट करने लगा ना तो एक बार तो कार झटके से स्टार्ट हुई, लेकिन दूसरी बार कार की पूरी बैटरी जैसे खत्म हो चुकी हो, पूरा इंडिकेटर वगैरह डैशबोर्ड पर सब कुछ गायब हो चुका था। ये फॉल्ट मेरे लिए बड़ा अजूबा था। अब तो ना तो गाड़ी में इंडिकेटर कोई आ रहा है, मतलब बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। और ऐसा कैसे हो गया, क्या कोई इंजन में शॉर्ट सर्किट हो गया? मुझे तो यही लग रहा था। मैं
और भी ये कार में देखने लगा कि कहीं से बैटरी का तार तो टूट तो नहीं गया। लेकिन सब कुछ मैं देख लिया, जितना जानकारी था मुझे, जितना नॉलेज था, लेकिन तार भी सही था, फ्यूज भी सब कुछ सही लग रहे थे। मतलब फ्यूज भी सही है, तार भी सही है, तो बैटरी क्यों डाउन हुआ पड़ा है? बैटरी स्टार्ट क्यों नहीं ले रहा है? इंडिकेटर क्यों नहीं आ रही? सब अब एक ही अब चीज़ लग रहा था कि मैं इस जगह पर आ करके फंस चुका हूँ। और अभी भी मुझे ध्यान नहीं था कि मैं उसी शॉर्टकट के रोड पर हूँ। दिमाग जो उलझा हुआ था ना पिताजी के बीमारी के बारे में सुन करके, अब फिर मैं ध्यान ही नहीं दे पाया था। मुझे तो लग रहा था कि मैं उसी लंबे वाले रूट पर हूँ, उसी पर चल रहा हूँ। अभी तक मेरे जहन में यही बात चल रही थी। लेकिन जब आधा पौन घंटा बीत गया ना, गाड़ी जब स्टार्ट नहीं हो रही थी, तब मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैं अब मोबाइल फ़ोन अपने पत्नी को मिलाया, लेकिन कमाल की बात थी, टावर पूरा दिखा रहा है लेकिन रिंग जा ही नहीं रही थी। मैं अपने माँ से संपर्क करना चाहा, लेकिन वहाँ भी हालात ऐसी थी, उधर भी रिंग नहीं जा रही थी। अब मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूँ, टावर पूरा का पूरा दिखा रहा है, मतलब सिग्नल की कमी नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मैंने एक दोस्त के पास नंबर मिलाया जो कार के बारे में जानकारी रखता था, लेकिन उसका भी नंबर अब ऐसे ही लग ही नहीं रहा था। ये क्या हो गया? मैं बार बार पत्नी को मिला रहा हूँ, कभी माँ को मिला रहा हूँ, कभी अपने दोस्त को मिला रहा हूँ, ताकि उससे बात हो जाए तो मैं कार के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लूँ, वो मुझे बता भी देगा। लेकिन फ़ोन लगे तब ना। अब तो मैं परेशान हो चुका था। अभी तक मुझे ये भी एहसास नहीं था कि मैं गलत रोड पर हूँ, जिस पर मुझे रात के टाइम आना नहीं था। अब मैं उसी रोड पर अब इस जगह फंसा हुआ था, लेकिन जहन में अभी भी ख्याल नहीं था। अब मैं पूरा परेशान हो गया था। ना तो फ़ोन नंबर काम कर रहा था। हाँ, कमाल की बात थी कि उसमें जो टॉर्च वगैरह था ना, बाकी फंक्शन सब कुछ कर रहा था। टावर पूरा दिखा रहा, लेकिन फ़ोन किसी का लग नहीं रहा था। और आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई फ़ोन भी अब हमें नहीं लग रहा था। वैसे तो माँ का फ़ोन आ जाना चाहिए था, मेरी पत्नी का फ़ोन आना चाहिए था कि कहाँ पहुँचे, ऐसा ही करती थी, लेकिन फ़ोन भी नहीं किसी का आ रहा था। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं सोचा कि चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि मेरी बैटरी डाउन हो चुकी है। अब इसका इलाज एक ही है, अगर कार को धक्का लगा जाए तभी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। ऐसा मेरे साथ में एक बार हुआ था और वही फार्मूला मैं आज लगाने वाला था। लेकिन कार का धक्का लगाएगा कौन? यहाँ पर इस टाइम कौन मिलेगा? मुझे बाथरूम लगा हुआ था। सोचा कि पहले बाथरूम से निपट लूँ, इसके बाद मैं सोचता हूँ आसपास में देखता हूँ कि कोई बस्ती है, कोई घर वगैरह आसपास में है तो मदद मांग लूँगा। जरूर कोई ना कोई आ जाएगा इंसानियत के नाते। अब मैं बाथरूम जैसे ही कर रहा था ना, तभी मेरे पीछे अब कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी, जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा हो। अचानक ये आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। अब मैं उसी वक्त पलट कर देखा तो हमारी जहाँ कार खड़ी थी ना, उसी के दिशा में आगे कुछ पेड़ लगे हुए थे और वहाँ से रोशनी अब छन करके आ रही थी और वहीं से शायद म्यूजिक बज रहा था। और जब ये आवाज़ सुना ना तो मेरे दिल में तसल्ली हुई कि चलो मैं वीरानी जगह में नहीं हूँ, यहाँ पर लोग बाग रहते हैं, बस्ती है, तभी तो यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, जरूर कोई फंक्शन होगा। अब मेरे दिल में तसल्ली हो गई थी कि चलो अब तो मदद मिल जाएगा। अब वही मैंने किया। मैं अब अपना कार को छोड़ करके आज जिधर म्यूजिक की आवाज़ सुनाई पड़ रहा था, जिधर से रोशनी छन करके आ रही थी, अब मैं चल पड़ा। अब मैं यही सोच रहा था कि देखो मेरी कार भी ऐसे वक्त में धोखा दिया है। मैं अपना कार का मेंटेनेंस बिल्कुल समय पर कराता था, लेकिन अब जो होना था अब तो हो चुका। चलो कल ही मैं देख अगर वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा मैकेनिक के पास में। लेकिन सबसे पहले मुझे अब शहर पहुंचना था,
पहले पिताजी के हालात का पता करना था। पिताजी के साथ में क्या हुआ है। वैसे तो मैं बीमारी जानता था उनका, कई बार ऐसा उनके साथ में हो गया है, तो मैं थोड़ा लापरवाह तो नहीं था इस बारे में। मैं इसलिए तो माँ को बोला था कि जल्दी से जल्दी पिताजी के लेकर के हॉस्पिटल में पहुँचो। अब मैं उस पेड़ को पार कर लिया था जिसके अंदर से रोशनी छन करके अब मुझे आ रही थी। जब पेड़ का एरिया पार कर लिया ना, तब मुझे एक घर दिखाई दिया और उस घर के आगे में रोशनी हो रही थी। लेकिन वो रोशनी बिजली का नहीं था, बिजली की रोशनी नहीं थी। जैसे पुराने ज़माने में पेट्रोमैक्स गैस लाइट जलाया जाता था, अब वैसे ही कुछ एक टेबल पर रखा हुआ था और आसपास में 4-5 लोग खड़े हुए थे, आज जिनमें एक दो अलग से लड़कियां जो उसमें थी, अब वो डांस कर रही थी। एक बंदा जो था ना, वो ढोल बजा रहा था और ढोल बजाते हुए आज सब डांस कर रहे थे। मैं तो अपने मकसद के लिए गया था। मुझे वहाँ कौन सा शौक़ पड़ा हुआ था कि मैं उनके संगीत में जाकर शामिल हूँ। मैं तो गया था कि कोई मेरी कार को धक्का लगा दे, और वही मैं कर रहा था। जब उस जगह पर पहुँचा ना, तो ढोल जो बज रहा था, लड़कियाँ नाच रही थी, लड़के नाच रहे थे, और जब मुझे देखे ना तो ढोल रुक गया था। सबकी निगाह मेरे ऊपर में थी। अब मैं उनके पास पहुंच करके अब सोचने लगा कि मैं किन से बात करूं, इन लड़कों से करूं या और किससे करूं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति, अधेड़ व्यक्ति, बुजुर्ग तो ज़्यादा नहीं था, अब उम्र से लग रहा था कि 50-55 का होगा, और वो उस घर में से निकला, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद पगड़ी वगैरह पहने हुए, और वो सीधा घर से निकला और मेरे सामने आके खड़ा हो गया। क्या है बाबू, क्या चाहिए आपको? ये हम लोग का प्रोग्राम है। मैं बोला कि देखिए, मैं प्रोग्राम में शामिल होने के नहीं आया हूँ, मैं यात्री हूँ। अब मेरी कार है ना, इस वक्त रोड पर खड़ी है और अचानक मेरी कार रुक गई है। मुझे लग रहा है कि मेरी बैटरी डाउन हो गई है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा मदद कर देते तो मेरी कार स्टार्ट हो जाएगी। धक्का लगाना पड़ेगा। अगर आप इजाज़त दें, 3 नौजवानों में से दो 3 लड़के मेरे साथ में चलें और कार को धक्का लगा दें। वो जो अधेड़ व्यक्ति मेरे से बात कर रहा था ना, उसकी आंखें कभी कभी चमक रही थी। अब मैं समझा ना कि जो पेट्रोमैक्स की लाइट है ना, उसी का रिफ्लेक्शन हो रहा है। उस वक्त में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और तब वो मेरी तरफ बोलने लगा कि देखो बाबू, हमारा इस टाइम प्रोग्राम चल रहा है और हम अपना प्रोग्राम छोड़ करके हम जा नहीं सकते, तो माफ़ करो बाबू, हम आपका कोई मदद नहीं करेंगे इस टाइम में, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा ना, तब हम आपका काम कर देंगे। तब तक आप वहाँ बैठ जाओ और आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाओ। मैं जब उनकी बात सुना ना, तो मैं समझ नहीं पाया कि कैसे लोग हैं भाई, इनके प्रोग्राम की पड़ी है और मेरा यहाँ टाइम ख़राब हो रहा है। और तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखो, मेरे शहर में पिताजी की तबीयत खराब है, अब मुझे पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तो आप थोड़ी मदद कर दो। लेकिन वो शख्स मेरी बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि जब तक हमारा ये सब प्रोग्राम ख़त्म ना हो जाए, तब तक मैं आपका कोई काम नहीं कर सकता। माफ़ कीजिएगा, अगर आपको ये काम करवाना है ना, तो आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा और यहाँ बैठ जाइए और इस प्रोग्राम का भी आनंद लीजिए। इसके बाद ढोल बजने लगा, वो लड़कियाँ नाचने लगी, लड़के भी नाच रहे थे, ढोल वाला झूम झूम के ढोल बजाया जा रहा था, और वो अधेड़ व्यक्ति उसी घर में वापस चला गया। मैं अब फंस गया था उस जगह पर आकर के, लेकिन अब इसके अलावा मेरे पास में कोई चारा भी नहीं था। अब वहाँ पर एक पुरानी कुर्सी जो खाली पड़ी हुई थी, और उसी कुर्सी पर मैं बैठ गया। अब सोचा कि चलो, जब इनका प्रोग्राम हो ही रहा है तो मैं थोड़ा इसका भी अब आनंद ले लूँ, अब तो मेरे पास यही मजबूरी है। अब मैं प्रोग्राम देखने लगा, लड़के नाच रहे थे, लड़कियां नाच रही थी, ढोल वाला मस्त ढोल बजा रहा था, और उनमें से एक लड़की जो थी ना, मैं जब देखने लगा ना उस प्रोग्राम को, तो बड़ा ही हसीन नजर आई।
उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी मतवाली आंखों जिसको कहते हैं, और चेहरा भी बहुत गजब का खूबसूरत, और डांस भी इतना गजब की कर रही थी, तो मैं तो उसका डांस देखते ही रह गया था। ना जाने मुझे क्या सूझा, मैं अपना मोबाइल फोन का रिकॉर्डर ऑन कर दिया और उस दृश्य को अपने मोबाइल में फिल्माने लगा। सब कुछ रिकॉर्डिंग होता जा रहा था। अचानक जो बूढ़ा था ना, जो कमरे के अंदर में था, ना जाने उसको कैसे मालूम हो गया, और वो अपने घर से निकला और सीधे मेरे पास में दंदनाता हुआ अब आ गया, बड़ी बड़ी आंखें किए हुए, गुस्से से तमतमाता हुआ, और कहने लगा, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो बाबू। मैं बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ जी, बैठा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम खत्म हो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम ये कर क्या रहे हो। तब मुझे होश आया कि अरे मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैंने बोला, जी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं फुर्सत में देखूंगा इसको। अब तो मेरे हाथों से मोबाइल वो छीन लिया और कहने लगा, तूने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इन चीज़ों का रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए था, अब इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मैं तो एकदम दंग रह गया था उस अधेड़ व्यक्ति की बात सुन करके कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया भाई। मैंने तो बस रिकॉर्डिंग ही किया कि चलो कभी फुर्सत में देखेंगे, लड़की सुंदर है, डांस कर रही है, तो मैं पूरा क्लोजअप में उसका एक तरह से वीडियो शूट कर रहा था। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति मेरे हाथ से मोबाइल छीन करके मुझे धमका रहा था। मैं बोल रहा था कि मुझे फ़ोन वापस कीजिए, मेरा फ़ोन आने वाला होगा। अब मेरे हाथ से फ़ोन गया ना, तो उस बूढ़े के हाथ में सुरक्षित पड़ा हुआ था। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरा फ़ोन वापस कीजिए। वो डांस जो था ना, अब वो बंद नहीं हो रहा था, लगातार चलता जा रहा, लड़की नाचती जा रही है। मैं उस बूढ़ा आदमी से बार बार कर रहा हूँ कि आप मेरा फ़ोन दे दीजिए, लेकिन वो मेरे पर नाराज हो रहा है। बोला कि तुमने नियम को तोड़ा है, तुमने यहाँ पर आ गए तो चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ये रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए था। अब इसकी सजा मिलेगी और तभी तुम्हें मोबाइल हम दे पाएंगे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, बड़ा गुनाह। अरे बस थोड़ा सा क्लिप भी बना लिया वीडियो का, इसमें कौन सा गुनाह हो गया। लेकिन इतने सारे लोग, लड़कियां और उस अधेड़ व्यक्ति का घर, अब मैं वहां पर अकेला बुरी तरह से फंस चुका था। और तब वो बूढ़ा उस मोबाइल को देखने लगा था, जो मैंने रिकॉर्डिंग किया था। मुझे लग रहा था कि उसी दृश्य को देख रहा था। अब फिर मुझ पर आकर के दोबारा बरस पड़ा कि तुम इस लड़की का वीडियो बना रहे थे, तुम तो बड़े गुनाहगार हो, अब इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। मैं पूछने लगा कि आप अब जो बात करना चाहते हो ना, खुल के बात करो, मैं ऐसा कोई गुनाह नहीं किया हूं, ये तो हम राह चलते ही तस्वीर उतारते रहते हैं। और तब वो कहने लगा कि अब मेरी बिटिया को तुम्हें लेके जाना पड़ेगा, तुमने यही गुनाह किया है। मैं उसकी बात सुनकर के मैं एकदम दंग रह गया था। मैं कौन सा युग में आ गया हूँ भाई। मैं तो सिर्फ मात्र मोबाइल का इस्तेमाल किया था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, इसके लिए मुझे अब ये सज़ा मिल रहा है। एक अनजानी लड़की और उसके साथ अब कह रहे हैं कि ये तुम्हारे साथ में जाएगी, मतलब क्या है भाई इसका। मैं जब मतलब समझने का कोशिश करता, और तब तक वो नौजवान लड़की और वो अधेड़ व्यक्ति, जो वो लड़की डांस कर रही थी, जो सबसे खूबसूरत थी, जिसका वीडियो क्लिप मेरे मोबाइल में मौजूद था, और उसको लेकर के मेरे सामने खड़ा करती है। और वो अधेड़ व्यक्ति कहने लगा कि आज से ये तुम्हारे साथ में रहेगी, तुमने इसका वीडियो बनाया है, मतलब तुम्हारे दिल में इसका चाहत है, तभी तो तुमने इसका ये सब शूट किया है, अब तुम ये सजा भुगतो। मैं अभी भी मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था कि कैसे लोग हैं भाई। एक अनजान लड़का, जो मैं खुद शादीशुदा हूँ, अब मैं किसी अन्य लड़की को साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं कहने लगा कि भाई मैं शादीशुदा हूँ, मैं कोई कुंवारा लड़का नहीं हूँ, अब मैं इस लड़की को मैं अपने घर के क्यों लेके जाऊँ। मैं एक तरह से उनसे
अब झगड़ने भी लगा था। मुझे गुस्सा आ चुका था। और तभी बूढ़ा व्यक्ति मेरे सर पर अपना जो हाथ है ना उसको रख दिया। और जैसे ही रखा ना, मेरे शरीर में जैसे चींटियां सिरकने लगी थी। ऐसा लगने लगा कि मेरे शरीर का ऊर्जा धीरे 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 या तो कम हो रहा है या तो कोई बढ़ रहा है। मैं इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरे शरीर में असीम शक्ति आ गई है। अब फिर मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल हल्का हो चुका हूँ। मैं एकदम, मेरा वजन कम हो चुका है। ये बार बार मेरे शरीर में ऐसा कुछ परिवर्तन हो रहा था। अब मैं सही मायने में अपने शरीर में बदलाव देख करके मैं डर चुका था। मैं उसी पुरानी कुर्सी पर अब बैठ गया। पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा था। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, अरे इस नौजवान को पानी कोई पिलाओ, पानी पिलाओ। अब फिर एक नौजवान अब घर में जाता है और गिलास में पानी लेकर आता है। अब पानी मुझे दिया जाता है। अब मैं पानी पीता हूँ। पानी में ना जाने ऐसा क्या जादू है ना, मुझे नहीं मालूम। और जैसे पानी पीता हूँ ना तो मैं एकदम मदहोश सा हो जाता हूँ। मैं सब कुछ भूल चुका था कि मैं हूँ कौन, मैं किस काम के लिए यहाँ पर आया था वो भी भूल चुका था। मैं कहाँ से आया था, मैं कुछ भी नहीं। बस मैं तो उनकी रंग में एक तरह से रंग चुका था। मुझे वही अब डांस करना था जो वो लोग कर रहे थे। मेरी इच्छा तो बस यही हो रही थी। और अचानक वो फिर ढोल बजने लगा। अब मैं उनके ग्रुप में एक तरह से शामिल हो गया था। अब मैं उसी लड़की के साथ चिपक चिपक करके डांस कर रहा है। और वो लड़की मुझसे काफ़ी चिपट जाती थी, इतना कि मैं उसके शरीर की गर्मी को महसूस करता था। और वो मुझे देख करके मुस्कुराती थी और मैं भी उसको देख के मुस्कुराता था। ये डांस कब तक चलते रहा मुझे कुछ भी याद नहीं है। अचानक जैसे मुझे चक्कर आया। अब मैं ज़मीन पर गिर चुका, इतना तो मुझे पता है। और इसके बाद मैं बेहोशी की दुनिया में चला गया था। जब मुझे होश आया ना तो मैं अपनी कार के ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ। अब सुबह हो रही है। जैसे ही मैं देखा करी, मैं तो मदद मांगने के लिए गया था। और इसके बाद की कहानी मेरे दिमाग में एक एक करके याद आने लगी। और जैसे जैसे याद आ रही थी ना, मैं बेचैन होता जा रहा था। जब पूरी बात मेरे को समझ में आई ना तो मैं सबसे पहले अपने कार को स्टार्ट किया। चाबी घुमाया तो एक दो बार तो, हाँ बताऊं कि चाबी जैसे घुमाया इंडिकेटर अब आ चुका था। और एक दो बार मैं सेल्फ लिया तो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन तीसरी बार जैसे एक्सीलेटर दबाया या गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। कमाल की बात थी, ये कैसे सब हो गया। और जबकि मेरी बैटरी पूरा डेड दिखा रहा था। रात की घटना मेरे जहन में अभी तक अब याद था। अब मैं सोचा कि ये तो थोड़ी ही दूरी पर वो घर था जहाँ पर रात में मैं गया था। चल के देखता हूँ ये वास्तव में मेरे साथ में हुआ है कि मेरा कोई सपना है। अब मैं अपनी कार को छोड़ करके, लॉक करके, अब मैं उसी पेड़ के अंदर से निकलता हुआ, और जब वहाँ पहुँचा, जैसे मैंने रात में देखा था वो घर तो जरूर था वहाँ पर, लेकिन टूटा फूटा सा घर था। और वहाँ पर पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियाँ आसपास में लगी हुई थी। जहाँ पर हम डांस वांस कर रहे थे ना, वो रात में तो बिल्कुल सफाचट था, मतलब साफ सुथरा था। और आज उस जगह पर अब जंगली झाड़ियों का कब्जा था। मैं समझ में नहीं आया कि ये मेरे साथ में हुआ क्या। कौन थे वो लोग, वो सुंदर लड़की कौन थी। मैं सही मायने में मुझे तो लग रहा था कि मैं भयानक सपना देखा था। ऐसा थोड़ा होता है। यही मन में सोचता हुआ मैं अपने कार के पास पहुंच गया था। और तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो मेरी माँ का फ़ोन था। और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, माँ कहने लगी, अरे बेटा तू कहाँ रह गया, तेरे ससुराल में ही फ़ोन किया तो कभी का निकल चुके हैं। बात क्या है बेटा, तुम कहाँ पर उस टाइम। और तब मैं अपनी माँ को कहने लगा कि माँ मेरे साथ में ऐसा कांड हुआ था। मैं ये कहानी तो माँ को नहीं बताया। अब
मेरे पास में वक्त भी नहीं था। मैं कहने लगा, माँ पापा कैसे हैं, पहले बताओ, मैं जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता हूँ। और तब मम्मी कहने लगी, पापा ठीक है लेकिन अभी भी हॉस्पिटल में है। तब मैं कहने लगा कि मैं निकल रहा हूँ माँ, आ करके सारा बात बताऊंगा तुम्हें। मैं अपने रास्ते पर निकल चुका था और तभी मेरी मिसेज का फ़ोन आया। फ़ोन उठाया तो कहाँ थे तुम, क्या हो गया था तुम्हारे साथ में, ना तो तुम्हारा फ़ोन लग रहा था और माँ जी का फ़ोन आ रहा था, क्या बात हुई तुम्हारे साथ में। अब वो सवाल बसवाल कर रही थी। अब मैं कह रहा था कि देखो, पहले मैं शहर पहुँचता हूँ, हॉस्पिटल पहुँचता हूँ, और इसके बाद मैं तुम्हें तसल्ली से बात करूँगा। इस टाइम कोई भी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं हॉस्पिटल पहुँच गया था। पापा मुस्कुरा रहे थे मुझे देख करके, और तब मेरे दिल की तसल्ली हुई। अब हॉस्पिटल में समय कुछ ज़रूर बीता और शाम के टाइम में अब पापा का छुट्टी हो चुका था। मैं अपने पापा को लेकर के, और तब तक मैसेज का ना जाने कितना मेरे पास फ़ोन आ चुका था, लेकिन मैं वही सवाल का जवाब देता था कि रुक जाओ, मैं तुम्हें तसल्ली से बताऊंगा, मैं ठीक हूँ, यही बड़ी बात है। लेकिन मेरे मैसेज का अब एक बार का जो रट लग जाता था, अब वो उस चीज़ को जानना चाहती थी कि मैंने रात कहाँ बिताया, मेरे साथ में हुआ क्या था। खैर हम शाम को जब घर आ चुके और तब ये सारी बात अपनी मिसेज को बताया। मिसेज को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था मेरी बात पर, और कहने लगी कि ऐसा थोड़ी होता है कि उस जगह पर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए और फिर वहाँ कोई ना हो, ये ज़रूर तुम्हारा कोई सपना होगा। तुम अपनी गाड़ी में बैठे बैठे सो गए होगे, तुम्हारी गाड़ी का कोई बैटरी वगैरह डाउन नहीं था, अगर डाउन होता तो तुम्हारी बैटरी दोबारा से कैसे अब स्टार्ट करती गाड़ी को। वो भी अपनी जगह पर सही बात कर रही थी, लेकिन सबसे डरावना अनुभव तो अब शुरू होने वाला था। रात हो चुकी थी, पापा भी अब घर पर आ चुके थे और हम लोग खाना पीना खा करके, अब तो पत्नी मेरे ससुराल में थी और मैं अपने बिस्तर पर आ चुका था। अब पत्नी से मैं वही दोबारा बात कर रहा था, पत्नी का फ़ोन आ गया था। वही डिटेल को बार बार पूछ रही थी कि तुम सच बताओ, मामला कुछ अलग है। मैं कहने लगा कि जो सच्चाई है मैं वही तुम्हें बयान किया, इसके अलावा मैं कोई झूठ बात तुमसे बोला नहीं। लेकिन उसको यकीन नहीं था। अब उसका यकीन दिलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कहने लगा कि मैं तुम्हें वो जगह भी दिखाऊंगा, जब तुम्हें लेने के लिए आऊँगा ना, तब वो जगह तुम्हें दिखाऊंगा और तब तुम्हें यकीन होगा, मेरी बात को विश्वास करो। इसके बाद हमने फ़ोन बंद कर दिया था, क्योंकि अब आधी रात हो चुकी थी। अब मुझे थकान भी था और नींद भी आ रही थी। मैं जब अपने बिस्तर पर गिरा ना, तो नींद के अब चंगुल में फंस चुका था। बड़ा ज़बरदस्त नींद आई थी। बिस्तर पर जैसे सोते ही अब आँख भारी भारी हुई। इसके बाद मुझे याद भी नहीं। जब मेरी आँख खुली ना, ऐसा लगा कि मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है। अब मैं तो वही समझ रहा था नींद में जो था कि मेरी पत्नी है, लेकिन वो मेरे से चिपटी हुई थी। अब मैं उसको कह रहा था कि देखो मैं थका हुआ हूँ, मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत है, अब तुम आराम से सो जाओ, मुझे तंग मत करो। लेकिन बार बार वैसे ही वो कर रही थी, चिपटी हुई जो थी। अब मैं नींद में था, अभी भी मुझे एहसास नहीं था कि मेरी पत्नी तो मैके में है, मैं इस अपने पलंग पर अकेले हूँ। और आखिरकार वही सब हुआ। लेकिन जब मैं होश में आया एक तरह से, तब मैं चौंक करके देखने लगा। एक झलक तो मुझे दिखाई थी, और वो जो झलक थी ना, उसी लड़की की थी जो उस जगह पर नाच कर रही थी मेरे साथ चिपक चिपक करके। और बूढ़ा कह रहा था कि ये लड़की तुम्हारे साथ में जाएगी, आज से ये तुम्हारी हुई, यही सजा है तुम्हारी। वाकई में मैं खौफ में आ चुका था। हाँ, वो वीडियो की बात बताऊं, जब मैं घर में पहुंचा था ना, उस वीडियो को मैं जब पत्नी बोलने की ठीक है वो वीडियो तुम दिखाओ, तो मैं वीडियो ढूंढने लगा। वो वीडियो ना जाने अब कहाँ गायब हो चुका था। मैं बार बार देखा, मुझे लगा कि उस बूढ़े आदमी ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था। वही तो मेरे पास में एक प्रूफ था उस जगह के बारे में। लेकिन जब ये मेरे साथ में रात में घटना हुई ना,
मैं उसी लड़की के साथ में अब अपने बिस्तर पर था। एक झलक जैसे मुझे नींद से जागा ना, तो मैं उसका चेहरा देख लिया था। इसके बाद जैसे वो लड़की हवा में गायब हो गई हो। वास्तव में मेरे लिए डराने वाला अनुभव था वो। मैं तो कांप गया था। मैं कभी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। अब मैं उसी वक्त में मैं अपनी माँ को चिल्लाने लगा, माँ माँ जल्दी आओ जल्दी आओ। अब मैं दरवाज़ा तो बंद करता नहीं, क्योंकि पत्नी तो थी नहीं। पत्नी होती तो जरूर दरवाज़ा बंद होता था। माँ दौड़ती हुई अब आ चुकी थी। मेरी चिल्लाहट उसके कानों में पड़ गई थी और आते ही कहने लगी, क्या कोई भयानक सपना देखा है? मैं कहती हूँ ना कि कभी कभी मंदिर मेरे साथ चला कर, लेकिन सुनता कब है मेरी। तब मैंने माँ का हाथ पकड़ा। अब मैंने, माँ बैठो। माँ बैठ गई। अब फिर मैं धीरे धीरे उन बातों को बताने लगा कि माँ देख, वही लड़की मेरे बिस्तर में थी। अब मैं तो समझा कि मेरी पत्नी है। मैं नींद में था ना, तो पता ही नहीं लग पाया। अब माँ के चेहरे पर डर का रेखा साफ दिखाई दे रहा था। अब कहने लगी कि तू सच बोल रहा है? मैं कसम खा गया कि हाँ माँ, जो कुछ बोल रहा हूँ ना, ये कोई मेरा सपना नहीं था। ये सब मेरे साथ में रियल टाइम में हुआ है। अब मैं उस लड़की को चेहरा भी देखा हूँ, और वो लड़की एक झलक दिखाई दी, और फिर जैसे कहीं हवा में गायब हो गई हो। माँ ये सब क्या है? माँ उस रात में तो बहुत डर चुकी थी। कहने लगी कि सुबह होने दे बेटा, सुबह होने दे, इसका उपचार हम कराएंगे। तुम मेरे साथ में मंदिर में चलना। अब माँ जाने लगी ना, तो मैंने हाथ पकड़ लिया माँ को कि माँ मुझे अकेला छोड़ के मत जा। क्या पता वो लड़की फिर आ जाए। वास्तव में मैं बेहद डरा हुआ था। सुबह तक मेरी माँ मेरे साथ ही थी। इसके बाद माँ बोली कि तू नहा धो ले, और मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। इसके बाद हम लोग चलेंगे मंदिर में। मैं भगवान से दुआ भी किया था कि तेरे पापा सही हो जाएंगे तो मैं मंदिर आकर के प्रसाद भी चढ़ाऊँगी, तो दोनों काम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मंदिर पहुँचे थे। प्रसाद और साथ चढ़ाने के बाद मैं पहली बार मंदिर में गया था। अब डर भी समझ लो या जो कुछ आप समझ लो। आज इसके बाद पुजारी जी से सब कुछ माँ बताने लगे कि पुजारी जी देखिए, इस हमारे बच्चे के साथ में ऐसा ऐसा खेल हुआ है। रास्ते से लेकर के घर तक का बात माँ ने बता दिया। इसके बाद पुजारी जी मुझसे पूछने लगे कि तुम अपने मुँह से बताओ, तुम्हारे साथ ये सब हुआ ना? अब वही बात जो माँ ने बताया था मैं भी बताना शुरू कर दिया। इसके बाद पुजारी जी मुझे कुछ गंगा जल जैसा पीने के लिए दिए। अब बोले इसको पी लो बेटा, भगवान सब सही करेंगे। सुनो, ये जो शक्ति तुम पर हावी हो चुकी है ना, इसका इलाज यहाँ पर नहीं है। हाँ, इसकी पावर को हम कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। एक तो साफ लफ्जों में पंडित जी ने बता दिया था कि इसका इलाज तुम्हें तांत्रिक से ही कराना पड़ेगा, जो तंत्र विद्या का महारत हासिल किया हुआ हो, उन्हीं के पास तुम्हें जाना पड़ेगा। माँ भी डर चुकी थी, मैं भी डर चुका था कि हमने क्या पाल लिया, क्या हो गया मेरे साथ में अचानक उस रात को। लेकिन अब डर जो शरीर में पैदा हो चुका था, माँ भी डरी हुई थी। पूछने लगे कि आप ही कोई रास्ता बताइए, कोई तांत्रिक का पता बताइए। तब पुजारी जी कहने लगे कि मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता। अब वास्तव में जो पुजारी थे ना, कहीं और से आए थे उस शहर के लिए, अब एक तरह से पूरी तरह से अनजान थे। माँ ने ही फिर सोर्स निकाला अपना, अपने सहेलियों को फ़ोन करने लगी। अब फिर उनकी एक सहेली ने एक तांत्रिक का पता बताया। अब फिर हमने देर नहीं किया था, उस तांत्रिक के पास पहुंच गए। तांत्रिक जैसे हम लोग का इंतजार ही कर रहा था, मुस्कुराता हुआ हमें स्वागत किया। उसका वो चेहरा जो मुस्कुराता हुआ, अब लाल लाल सी आंखें जैसे नशे में हो, मुझे आज भी याद है। और कहने लगा कि तुम लोग सही वक्त पर पहुंच गए हो। पूरी कहानी सुनने के बाद में अगर तुम देर करते ना, तो तुम्हारे साथ में अब कुछ बड़ा ही होने वाला था। जिस लड़की की बात कर रहे हो ना, वो लड़की तुम्हारे जीवन में आ चुकी है। अगर तुम इसको भगाना चाहते हो ना, तो तंत्र मंत्र करना ही पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें समय देना पड़ेगा, 3 दिन लगेगा।
तब जाकर के मैं उस लड़की को तुम्हारे ऊपर से हटा सकता हूँ। अब माँ भी डरी हुई, हम भी डरे हुए हैं, दोनों के दोनों। कहने लगी जैसे भी कीजिए, बस इस पिंड से हमें छुटकारा दिलाइए। अब वास्तव में हमें 3 दिन उस तांत्रिक बाबा के पास आना पड़ा था। तंत्र मंत्र का अपना प्रयोग किए। अब फिर 3 दिन के बाद कहने लगे कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब वो तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगी। अब वास्तव में मैं उस लड़की को सपने में भी नहीं देखा, ना कभी उससे मेरा पाला पड़ा। तो क्या शक्ति थी वो, क्या चीज़ थी, मुझे आज भी कुछ भी नहीं पता। ये जो लड़की थी ना, अब मेरे लिए एक तरह से पहेली बनी हुई थी। वो सारे लोग जो वहाँ पर डांस कर रहे थे, वो ढोल वाला, वो नौजवान लड़के और वो अधेड़ व्यक्ति, और वो घर, रात के टाइम वो घर चमकता हुआ था। पेट्रोमैक्स की लाइट थी और वहाँ पर ढोल बज रहे हैं, और सुबह होते ही घर टूटा फूटा, जैसे किसी किसान का खेत में बना हुआ घर है। ये सब क्या था, मैं आज तक ये समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अभय जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में अपना राय बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरे नए चैनल पर जाना ना भूलिएगा। अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी है, तो उस लिंक पर क्लिक करते ही हमारे नए चैनल पर आप आ जाएंगे। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर इसी टाइम में कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।